क्या हो अगर ये कहा जाए कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे पवित्र नदी जिसे पूरी दुनिया गंगा के नाम से जानती है, वो वास्तव में अपने उद्गम स्थल पर गंगा के नाम से जानी ही नहीं जाती। हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र यानी गंगा नदी तंत्र की एक विस्तृत यात्रा करने वाले हैं। ये 2525 किलोमीटर लंबी नदी कोई अकेली पानी की लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये नदियों का एक बहुत ही विशाल और जीवंत नेटवर्क है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये सिर्फ पहाड़ों से पानी लेकर समुद्र तक नहीं जाता, बल्कि अपने साथ एक पूरी सभ्यता, कृषि का आधार और करोड़ों लोगों का जीवन लेकर चलता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत बिल्कुल उद्गम से करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो गंगोत्री हिमानी है, जिसे गोमुख भी कहते हैं, हाँ, गोमुख। वहां से एक धारा निकलती है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, वहां इसका नाम गंगा नहीं है, वहां इसे भागीरथी कहा जाता है। सही। ये एक अकेली और बहुत तेज गति वाली धारा है जो बर्फ के पहाड़ों से निकल रही है, लेकिन उसे गंगा का विशाल स्वरूप धारण करने के लिए अभी एक बहुत बड़ी यात्रा तय करनी है। और रास्ते में कई और जलधाराओं को जोड़ना है। बिल्कुल। और उस यात्रा में भागीरथी का सबसे महत्वपूर्ण संगम जिस नदी से होता है वो है अलकनंदा। अलकनंदा, इसका अपना एक बहुत ही विस्तृत भूगोल है ना? हाँ, इसका जन्म सतोपंथ हिमनद से होता है। यह शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में है। और अलकनंदा का महत्व ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम इसी नदी के तट पर बसा है। यानी ये सिर्फ एक सहायक नदी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पानी की मात्रा के हिसाब से देखें तो ये वो मुख्य धारा है जो आगे चलकर भागीरथी के साथ मिलकर गंगा को उसका असली रूप देती है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे भूगोल और संस्कृति एक साथ जुड़ जाते हैं। और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो वो अकेली नहीं रहती। यहीं पर पंचप्रयाग की अद्भुत अवधारणा सामने आती है। हाँ, पंचप्रयाग। अगर हम इसे एक टीम बिल्डिंग की तरह देखें तो अलकनंदा वो लीडर है जिससे रास्ते में अलग अलग नदियां आके जुड़ती जाती हैं। पहाड़ों के बीच इन गहरे संगम स्थलों को ही प्रयाग कहा जाता है। तो सबसे पहले अलकनंदा कहाँ पहुंचती है? सबसे पहले विष्णु प्रयाग आता है। यहाँ अलकनंदा में आकर धौली गंगा मिलती है। यहाँ दो अलग अलग घाटियों का पानी एक संकरे गार्ज में टकराता है और जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। बिल्कुल। फिर ये संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और पहुंचती है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, नाम से याद रखना आसान है। यहाँ अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है। सही, एकदम सही। इससे नदी का पाट और चौड़ा होने लगता है। फिर सफर पहुंचता है कर्णप्रयाग। यहाँ पिंडर नदी मिलती है ना? हाँ, पिंडर नदी अपने तेज बहाव के लिए जानी जाती है। जब ये अलकनंदा से टकराती है तो संगम का दृश्य बहुत प्रचंड होता है। हर संगम के साथ पानी तो बढ़ ही रहा है, पहाड़ों को काटने की ताकत भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग का महत्वपूर्ण संगम। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलने वाली नदी का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी? हाँ, ये चोराबाड़ी ताल से निकलती है और जैसे अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ धाम है, ठीक वैसे ही मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। क्या बात है! यानी रुद्रप्रयाग सिर्फ दो जलधाराओं का संगम नहीं है, बल्कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घाटियों का मिलन है। हाँ, मंदाकिनी का जल अलकनंदा में मिलकर उसे और भी गहरी और शांत नदी बना देता है। और फिर इन सभी नदियों को समेटने के बाद आखिरी चरण आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग, वो स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी आखिरकार एक दूसरे से मिलती हैं। वही भागीरथी जो गंगोत्री से निकली थी। मैंने सुना है यहाँ दोनों नदियों के पानी का रंग भी अलग दिखता है। हाँ, एक तरफ से भागीरथी का हरा नीला पानी और दूसरी तरफ से अलकनंदा का मटमैला पानी। जब ये दोनों जुड़ती हैं तब जाकर उस धारा को गंगा नाम मिलता है। यह सच में एक बहुत भव्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। देवप्रयाग में गंगा एक विशाल रूप ले लेती है। लेकिन पहाड़ों का यह सफर हमेशा के लिए तो नहीं होता। देवप्रयाग से गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार पहुंचती है। हाँ,
और यहाँ नदी के स्वरूप में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार में गंगा पहाड़ों को छोड़कर पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है। पहाड़ों में नदी का काम मुख्य रूप से कटाव या इरोजन करना होता है। सही कहा, लेकिन मैदानों में आते ही नदी का वेग धीमा हो जाता है और वो अपने साथ लाई गई मिट्टी को जमा करना यानी डिपोजिशन शुरू कर देती है। और यही मैदानी सफर इस नदी को भारत की जीवन रेखा बनाता है। हरिद्वार से निकलकर गंगा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और फिर झारखंड के साहेबगंज से होते हुए आगे बढ़ती है। ये एक बहुत लंबा और उपजाऊ मार्ग है। पहाड़ों से लाई गई जलोढ़ मिट्टी इन मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक बनाती है। लेकिन जैसे ही गंगा पश्चिम बंगाल पहुंचती है, इस कहानी में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। फरक्का का विभाजन। हाँ, फरक्का में ये विशाल नदी अचानक दो धाराओं में बढ़ जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। एक धारा मुख्य नदी से अलग होकर दक्षिण की ओर बहने लगती है, जिसे हुगली कहा जाता है। कोलकाता इसी के किनारे? बिल्कुल। और जो मुख्य धारा बचती है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अब तक जो नदी केवल अन्य नदियों को खुद में मिला रही थी, वो फरक्का में आकर खुद क्यों बट रही है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। बताइए। मान लीजिए कोई यात्री पहाड़ों से एक बहुत भारी बोझा उठाकर आ रहा है। जब तक ढलान है वो तेजी से चलता है। हाँ, ऊर्जा है उसके पास। लेकिन जब वो एक बहुत लंबे समतल रास्ते से गुजरकर थक जाता है तो वो अपना बोझा नीचे गिराने लगता है। गंगा के साथ भी यही होता है। अच्छा। पहाड़ों से निकलते समय उसके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जब वो हजारों किलोमीटर का मैदानी सफर तय करके डेल्टा के करीब पहुंचती है तो उसका प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। और उसके पास मिट्टी और अवसाद का भारी बोझ होता है। बिल्कुल। ढलान कम होने से नदी वो मलबा अपने ही रास्ते में जमा करने लगती है। इससे मुख्य मार्ग रुक जाता है और पानी नई दिशाएं खोजने लगता है। और वो छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम वितरिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। एकदम सही। हुगली का अलग होना इसी भौगोलिक मजबूरी का परिणाम है। ये बहुत शानदार विश्लेषण है और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ मुख्य धारा की बात की है। लेकिन गंगा की अपनी सपोर्टिंग कास्ट यानी सहायक नदियों का भी एक विशाल तंत्र है। चलिए पहले बाएं तट की नदियों को देखते हैं जो उत्तर से मिलती हैं। हाँ, इनमें सबसे पहले रामगंगा आती है। यह उत्तराखंड के दूधाटोली श्रेणी गैरसैंण से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। इसके बाद एक बहुत ही खास नदी आती है, गोमती। स्रोतों में गोमती का जिक्र एक विशेष उदाहरण के रूप में है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोमती गंगा की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम पहाड़ों में नहीं होता। पहाड़ों में नहीं होता तो कहाँ होता है? ये पूरी तरह से समतल मैदानों से निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील है, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं। से भरती है। लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर इसी के तट पर हैं। ये बेहतरीन प्रमाण है कि सिर्फ ग्लेशियर ही बड़ी नदियों को जन्म नहीं देते, मैदानी झीलें भी इतना बड़ा तंत्र बना सकती हैं। बिल्कुल। फिर उत्तर से आने वाली नदियों में घाघरा या सरयू का नाम आता है। ये तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से आती है। रास्ते में बहराइच में इसमें शारदा मिल जाती है। और घाघरा के बाद बात आती है गंडक नदी की। ये नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के पास सोनपुर में गंगा में समा जाती है। गंडक का तो कृषि में बहुत बड़ा योगदान है ना? बहुत बड़ा। गंडक नदी से प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर को पानी मिलता है। इस एक नहर की वजह से उस पूरे क्षेत्र में सिंचाई संभव होती है और लाखों किसानों का घर चलता है। यानी ये नदियां सीधे अर्थव्यवस्था चला रही हैं। बिल्कुल। लेकिन सभी नदियां इतनी शांत नहीं होती। नेपाल से एक और नदी आती है, कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। जल्दी क्यों बदल लेती है? इसकी भौतिकी समझना जरूरी है। जब कोसी नेपाल से तेज गति से आती है तो बहुत भारी मात्रा में कंकड़, पत्थर और बालू लाती है, लेकिन जैसे ही बिहार के मैदानों में आती है इसका वेग अचानक कम हो जाता है। तो वो सारा मलबा वहीं जमा हो जाता होगा। सही पकड़ा आपने। नदी के तल में मलबा जमा होने से उसका तल उथला हो जाता है। फिर मानसून में जब पानी बढ़ता है तो पानी पुरानी सीमा तोड़कर नए रास्तों पर बहने लगता है और अचानक भयंकर बाढ़ आ जाती है। इसीलिए इसे शोक कहा जाता है। एकदम सही। खैर, बाएं तट की नदियों में एक और विशाल प्रणाली है, ब्रह्मपुत्र। ये मूल रूप से अलग तंत्र है, लेकिन बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और यही जमुना आगे चलकर
पद्मा यानी गंगा से मिल जाती है। यह नदियों का एक अंतर्राष्ट्रीय और अकल्पनीय मिलन है। चलिए अब दाएं तट की ओर रुख करते हैं, जो नदियां दक्षिण से आती हैं। यहाँ सबसे बड़ा नाम है यमुना। हाँ, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। प्रयागराज का संगम ऐतिहासिक है। बिल्कुल, लेकिन यमुना का अपना भी एक बहुत मजबूत अपवाह तंत्र है। दक्षिण के पठारों से कई नदियां इसमें मिलती हैं, जैसे चंबल नदी। चंबल? वो तो अपने बेड़ों के लिए मशहूर है। हाँ, चंबल मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यह अपने गहरे गार्ज और बीहड़ों, जिन्हें रेवियंस कहते हैं, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये गार्ज और बीहड़ कैसे बनते हैं? जब नदी कठोर चट्टानों को सीधे नीचे की ओर काटती है तो गहरी खाई बनती है, उसे गार्ज कहते हैं। और जब तेज पानी नरम जलोढ़ मिट्टी को काटकर भूल-भुलैया जैसी खाइयां बना दे तो उसे बीहड़ कहते हैं। और चंबल के अलावा बेतवा और केन भी यमुना में मिलती हैं। और फिर यमुना वो सारा पानी प्रयागराज में गंगा को दे देती है। एकदम सही। दाएं तट से एक बहुत ही खास नदी सीधे गंगा में मिलती है, सोन नदी। हाँ, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और सबसे खास बात, ये प्रायद्वीपीय पठार के ढलान के कारण उत्तर दिशा की ओर बहती है। ज्यादातर नदियां तो दक्षिण या पूर्व जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये उत्तर की ओर बहकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। और एक आखिरी नदी है दामोदर, छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली में मिलती है। दस्तावेजों में इसे बंगाल का अभिशाप कहा गया है, बाढ़ के कारण। लेकिन एक और गंभीर बात है, इसे जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा गया है। ये क्या होता है? ये बहुत गंभीर पर्यावरणीय स्थिति है। इसका मतलब है कि नदी में प्रदूषण इतना अधिक है कि पानी में घुलित ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई है। यानी पानी में जीवन नहीं बचा? बिल्कुल। दामोदर घाटी में कोयला खदानें और उद्योग हैं। उनका रसायन सीधे नदी में बहाया जाता रहा है, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गया। मछलियां या जलीय पौधे अब वहां जीवित नहीं रह सकते। ये विकास और पर्यावरण के असंतुलन का कड़वा सच है। हाँ। खैर, इस लंबी यात्रा के बाद अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। ये अपनी जैव विविधता के लिए विश्वविख्यात है। इसे सुंदरवन क्यों कहते हैं? सुंदरी वृक्षों के कारण ना? सही कहा। यहाँ सुंदरी नाम के मैंग्रोव जंगलों की अधिकता है। ये वो पेड़ हैं जिनकी जड़ें खारे पानी और दलदल में पनप सकती हैं। ये जंगल एक प्राकृतिक दीवार की तरह भयानक चक्रवातों से तटरेखा की रक्षा करते हैं। गंगोत्री के बर्फ से शुरू होकर इस विशाल डेल्टा तक ये यात्रा किसी महाकाव्य जैसी है ना? लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा करता है। हमारे दस्तावेजों में एक बहुत ही उन्नत सिद्धांत का जिक्र है, पूर्ववर्ती अपवाह या एंटीसीडेंट ड्रेनेज। पूर्ववर्ती अपवाह, इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि हम सब जानते हैं हिमालय दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। हाँ। लेकिन हैरानी की बात ये है कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इन विशाल हिमालय पर्वतों से भी पुरानी हैं। क्या कोई नदी उस पहाड़ से पुरानी कैसे हो सकती है जहां से वो निकल रही है? यही तो प्रकृति का कमाल है। लाखों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय ऊपर उठना शुरू हुआ था, तब ये नदियां वहां पहले से ही बह रही थीं। जैसे जैसे पहाड़ मिलीमीटर दर मिलीमीटर उठता गया, इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला। तो क्या उन्होंने पहाड़ को काट दिया? बिल्कुल। अपनी जलधारा की ताकत से वे उठते हुए पहाड़ को लगातार काटती रहीं। पहाड़ ऊपर उठता गया और नदी उसे नीचे काटती गई। इसे डाउन कटिंग कहते हैं। इसीलिए हिमालय ने इतने गहरे गार्ज देखने को मिलते हैं। एकदम सही। पूर्ववर्ती अपवाह यही बताता है कि पानी की निरंतरता में असीमित शक्ति होती है। इन नदियों ने उठती चट्टानों का सीना चीरकर अपना ऐतिहासिक मार्ग बरकरार रखा। यह जानकारी तो भूवैज्ञानिक इतिहास के नजरिए से बहुत ही गहरी है। ये सिर्फ जल स्रोत नहीं, संघर्ष का सबूत है। शायद इसीलिए 2008 में भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। हाँ, और इसे बचाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि प्रदूषण खत्म हो और जैव विविधता बचे। तो आज की चर्चा को अगर समेटा जाए तो गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है। भागीरथी के जन्म से लेकर पंचप्रयाग, हरिद्वार का मैदान, फरक्का का बंटवारा, ये एक अत्यंत जटिल इकोसिस्टम है।
इसमें गोमती जैसी मैदानी नदियां हैं, कोसी जैसी खतरनाक नदियां हैं और यमुना, सोन जैसी पठारी नदियां हैं। और अंत में ये सुंदरबन डेल्टा बनाता है। बिल्कुल। और इस चर्चा का महत्व भी यही है, ये समझना कि गंडक नदी से त्रिवेणी नहर कैसे चलती है या दामोदर नदी जैविक मरुस्थल क्यों बनी। नदियां करोड़ों लोगों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं। आज की चर्चा ने इस जल प्रणाली को देखने का नजरिया सच में विस्तृत कर दिया है।